आप सब भाइयों को जय जोहार, जय आदिवासी। मंच पर बैठे समाज के अग्रजन और पंडाल में बैठे मेरे भाई बहनों, हमारे लिए पहला अवसर है। हम लोग पूरे देश भर में बोले हैं, सभी समुदायों के बीच में बोले, लेकिन मीणा समुदाय के बीच में पहली बार बोल रहे हैं। और हो सकता है आज बोलने के बाद कुछ उथल पुथल हो जाए, क्योंकि आप ही पूरे देश भर में ताकतवर कम्युनिटी है ट्राइबल में, और आप ही रास्ता भटके हुए हो। और अभी मेरे भाई ने एक आ करके बहुत तगड़ा लताड़ भी पिला दी। तो हम लोग गलत नहीं हैं, लेकिन गलत का साथ नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारी बातें हमने सुनी। हमारे अरुणाचल प्रदेश से बहन ने बहुत अच्छी बात बताया ट्राइबल फिलोसॉफी का, और आसाम से भाई आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया। एमपी से हमारी बहन गरवाल मैडम ने भी बहुत अच्छी बात बताया, और मैडम सरपंच साहिबा ने तो बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन हम लोगों के पास में जो जानकारी है वह सतही है, पिन पॉइंट जानकारी होनी चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन करके, या फिर किसी ने बता दिया या किसी ने लिख दिया, उसके आधार पर हम बोलते हैं, तो हम कहीं न कहीं हमारे जो विरोधी लोग हैं वो हमसे कई गुना आगे हैं। इसलिए हम लोग हमारे समाज का उस तरीके से जागरण नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से जागरण होना चाहिए। तो हम लोगों को जागरण का नींव रखते समय बहुत सोच समझ करके पिन पॉइंट जानकारी देनी होगी। हमारे समाज के पास में समय सबसे कम है, क्योंकि जो कौम मेहनत कश होती है, श्रमजीवी होती है, श्रम के आधार पर अपना भरण पोषण करती है, उसके पास समय सबसे कम होता है। और जो लोग कभी श्रम नहीं करना चाहते और दूसरों के ऊपर पेट भरते, उनके पास समय ही समय होता है। और आप लोगों का संघर्ष, जिनके पास समय ही समय है, उन लोगों के साथ आपका संघर्ष है। इसलिए आप लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना होगा। अब मैं आपके सामने सवाल खड़ा कर रहा हूं कि 2011 और 2021 की जनगणना में क्या अंतर है? एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलिए। 2011 और 2021 की जनगणना में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कहा। ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ है सेंसस डिपार्टमेंट से। उसमें आपका 1872 से लगा करके 2011 तक के सेंसस में कौन कौन से कॉलम थे, यह लिखा हुआ है। 1941 से पहले ट्राइब था, ट्राइब और रेस था। ट्राइब और रेस का मतलब आप समझ सकते हैं। ट्राइब और रेस, रेस का मतलब होता नस्ल, पृथक नस्ल है, उसको ट्राइब कहा गया था। और इसके बाद में आपको बता दूं मैं, ये जो 1961 में पहली बार SC ST लिखा गया, 1961 में पहली बार, और उससे पहले ट्राइब लिखा गया था। और 2011 का जो आप सबने जनगणना किया होगा, जो शिक्षक है उनको पता होगा, उन्होंने डाटा भरा था। तो 2011 में यह आपका कॉलम था, 7 नंबर का कॉलम था जिसमें रिलीजन लिखना था, और 8 नंबर का कॉलम था जिसमें SC ST लिखना था आपको। ये
देख सकते हैं आप, ये 2011 का परफॉर्मा है। ये जो परफॉर्मा आपने भरा था, उस परफॉर्मा में 7 नंबर में कॉलम में रिलीजन लिखना था। आप आदिवासी लिखो, ट्राइब लिखो, भील लिखो, जो मर्जी है वो लिखो, सरना लिखिए, जो लिखना लिखिए, गोंडी लिखिए, जो लिखना लिखिए, कॉलम था। और ये 2021 का देख लीजिए, इसमें कॉलम ही हटा दिया। आप देख लीजिए, आपका 2011 में कॉलम था तो आदिवासी भी लिखा था, आदि भी लिखा था, एनिमिस्ट भी लिखा था, बेगा भी था, भील था, भूमिया था, बिरसा था, बोड़ा था, चिरांग था, और यहां तक कि सरना, गारो, खासी, सब रिलीजन 81 रिलीजन के नाम का ये डाटा आया था। आपको बता दूं मैं, आदिवासी 86,000 था आंकड़ा, एनिमिस्ट 4100 था, भील 1300 के आसपास था, और सरना का मैं आंकड़ा बताता हूं। सरना 4,95,000 नहीं, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 49 लाख सरना आदिवासियों ने अलग सेपरेट धर्म का कॉलम में लिखा था। सबसे ज्यादा 50 लाख इतने लोगों ने अपना सेपरेट रिलीजन का डाटा दिया था गवर्नमेंट में, पर कॉलम था तब ना। अब 21 में तो कॉलम ही हटा दिया, लिखोगे कहां? आप लोग ट्राइबल लिखना चाहते हैं, आप लोग आदिवासी लिखना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी आदिवासी का धर्म का नाम लिखना चाहते हैं, कहां लिखोगे? यह है समस्या। इसके बारे में हमें जागृत होना होगा। यह कोई आसान बात नहीं है। हम लोगों को यह लास्ट पीढ़ी है, मैं 5 साल से बोल रहा हूं, आदिवासियों की लास्ट पीढ़ी है। इस पीढ़ी ने यदि समाज को जागृत कर दिया तो आदिवासी बचेगा, अन्यथा भारत भूमि से आदिवासी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लाखों पीढ़ियों से, हजारों लाखों पीढ़ियों से आदिवासियों ने अपनी बोली बचाया, अपनी संस्कृति बचाया, अपनी लिपि बचाया, अपने कस्टम को बचाया, सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। ये बात कोई इतनी आसान नहीं है, ये समझना होगा हमें। सरकारें क्या चाहती है? आप लोग, कोई आदिवासी कांग्रेसी हो गया, कोई भाजपाई हो गया, कोई क्या हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, हमारे भील मुसलमान भी है। आपको तो बंटने की सूची है, और आपके विरोधी लोग हैं, वो आपके समाज को सदा सदा के विरुद्ध करना चाहते हैं। जिस तरीके से कई प्रजातियां वृक्षों की खत्म हो गई, कई प्रजातियां जानवरों की खत्म हो गई, कई प्रजातियां पक्षियों की खत्म हो गई, इस तरीके से आदिवासी इस भारत भूमि की मूल मिट्टी है, मूल उपज है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते हो तो ये पैसा क्यों दे रहे हो? किसने बताया था? अभी महेश जी ने बताया था ना। अरे हमारे हजारों लाखों भील जिनके घर का ठिकाना नहीं है, जिनको रोटी खाना का ठिकाना नहीं है, जिनके पहनने के कपड़े का ठिकाना नहीं है, यदि राजस्थान के मीणा आदिवासियों ने भीलों के बारे में सोचा होता। भंवरलाल परमार की आज मीटिंग है, ऐसा भीलों के एरिया में होता तो कितनी संख्या होती पता है आपको? पता है? लाखों की संख्या में। तो आपका जागरण हो गया होता, हम लोग भी इधर आते। कितने समय से यहाँ बहुत सारे एक्टिविस्ट बैठे हैं मीणा कम्युनिटी के। 2008 में कोटा में एक आदमी मेरे को मिला था, रामकेश मीणा। उन्होंने आपको कहा था हमारी कम्युनिटी को जोड़िए, हमारे समाज को जागृत करिए। 12 साल निकल दिया। ये तो घनी मत समझो। एक महिला ने हमको इनवाइट किया, बार बार निवेदन किया, आपको छुट्टी की समस्या है लेकिन आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके हम आए हैं। अभी भी बहुत लेट हो गए हम लोग। जिस तरीके से हमारे
भील आदिवासी पिन पॉइंट जानकारी देते हैं। यहाँ पर 8 से 10 भील आदिवासी ऐसे बैठे हैं जो पिन पॉइंट जानकारी देते हैं। आप हिलने नहीं देंगे आपको। इस तरीके से आपको जानकार होना होगा, अच्छा बोलना सीखना होगा, और वो जानकारी क्लियर होनी चाहिए, वो जानकारी झूठ नहीं होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ये हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में स्पष्ट लिखा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2, उसमें लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल ट्राइब है उनके ऊपर हिंदू मैरिज लॉ लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि वो अपने पूजा विधान में आदिवासी पुजारी से ही पूजा करवाते हैं, इसके अलावा नहीं। आप किसको बुलाते हैं? तो सबसे पहले आपको हम बाहर करना चाहेंगे। वैसे हमारे भील लोग आदिवासी, हमारे भील आदिवासी मांग कर रहे मीणाओं को तो बाहर किया जाए, है ना? ये कह रहे नहीं कह रहे? अरे कोर्ट में फाइल दर्ज किया है हमारे लोगों ने, वो हमारे शेड्यूल एरिया के आदिवासियों ने नहीं किया है, आपके सिविल एरिया के आदिवासियों ने किया है। तो आपको आदिवासी रहना है कि नहीं रहना है? रहना है ना? तो 100 साल पहले आपके विवाह में कौन पूजा करता था? क्या 100-200 साल पहले भी आपका पुजारी नहीं था क्या? होगा। ये देख लीजिए, पूरे देश के आदिवासी हैं, उनकी पूजा विधि वो आदिवासी स्वयं करता है। आप दूसरे से पूजा विधि क्यों करवा रहे? पहला सवाल सोचिए, मैं छोड़ दो ये नहीं कह रहा, सोचिए। दूसरी बात, हम आदिवासी लोग, पूरे भारत के आदिवासी लोग राइट सर्कल में फेरा लेते हैं, राइट सर्कल में परण फेरा लेते हैं, विवाह का फेरा। आप कौन से सर्कल में फेरा लेते हैं? लेफ्ट ले रहे, राइट? लेफ्ट ले रहे, तो वो भील हमारे आदिवासी बराबर कह रहे हैं आपको बाहर किया जाए। आप कह रहे प्रकृति पूजा, तो प्रकृति का तो हर फेरा ऐसा चल रहा है, प्रकृति का हर फेरा ऐसा चल रहा है, आप ऐसा क्यों घूम रहे? हल चलाते हैं, हल चलाने के लिए 2 बैल चाहिए, बैलों को ऐसे घुमाओ, बैलों को ऐसे घुमाओ, घूमेंगे? आप क्यों घूम रहे? आप तो इंसान है। जब बैल नहीं घूम रहा है, पाइयों कड़क तो नहीं लग रही है? मैं जानता हूं आप मेरा खून है, मेरे को पचा जाएंगे, मुझे पता है, मेरी शैली ऐसी, क्या करूं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बैल ऐसे घूमता नहीं है, ये पृथ्वी ऐसा घूम नहीं रही है, ये चंद्रमा ऐसा घूम नहीं रहा है, पेड़ों पर बैल भी ऐसे घूमती नहीं है, पेड़ों पर बैल भी राइट चलती है। हमारे गोंडवाना के भाइयों ने तो घड़ी भी राइट चलने वाली बनाई है, घड़ी राइट। तो आप लेफ्ट विवाह क्यों कर रहे हैं? विवाह फेरा क्यों ले रहे? अभी इसमें जो भी कुंवारे बच्चे हैं, आप लोगों के कोई पूजा नहीं करता, मेरे को बुलाना, मैं भी कोट वाला हूं, मैं पूजा करूंगा और आपको लेफ्ट नहीं घुमाऊंगा, राइट घुमाऊंगा। ये बात ध्यान रखनी होगी। अब तीसरी बात, यदि हम पूरा देश का आदिवासी, आजकल कल ट्विटर ट्रेंड था कि सभी जनजाति हिंदू है, उसको मैंने पढ़ा तो उसमें एक बात लिखी थी, आदिवासी लोग हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की करते हैं, नदियों की करते हैं, पहाड़ों की करते हैं, वन की करते हैं, प्रकृति की करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया के इंसान सूर्य को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, जंगल को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं। तो वृक्ष कब से आपका किसी धर्म का प्रतीक हो गया?
सूर्य कब से किसी धर्म का प्रतीक हो गया? चंद्रमा कब से किसी धर्म का प्रतीक हो गया भाई? मेरी बहन ने कहा था कि इस धरती पर सबसे पहले धर्म नहीं था, तब भी आदिवासी था। इसलिए हमारे उधर अब मुख्य बात पर आते हैं कि भारत में जो आदिवासी समुदाय है, एबोरिजिनल कम्युनिटी है, उसमें आज की तारीख में 4 प्रकार का संवाद चल रहा है। 4 प्रकार का, याद रखिए। पहला हो रहा है स्वतंत्र धर्म कोड होना चाहिए। स्वतंत्र धर्म कोड होना चाहिए। दूसरा संवाद चल रहा है स्वतंत्र धर्म कॉलम होना चाहिए। पहले क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र धर्म कोड होना चाहिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र धर्म कॉलम होना चाहिए। और तीसरे कह रहे हैं जनगणना कॉलम होना चाहिए। और चौथे कह रहे हैं सांस्कृतिक कोड होना चाहिए, सांस्कृतिक कॉलम होना चाहिए। अभी भी 4 धड़े हैं। कितने धड़े? अभी भी 4। अब कौन सा होना चाहिए यह भी अभी तक तय नहीं हुआ है, और उन लोगों ने तो मामला ही खत्म कर दिया। आगे हम देखते हैं इन 4 बिंदुओं पर प्रतिक्रिया भी 4 आ रही है देश भर में। क्या प्रतिक्रिया आ रही है? कि हम धर्मपूर्वी समुदाय हैं। क्या प्रतिक्रिया आ रही है? हम धर्मपूर्वी समुदाय हैं, तो हमारे लिए धर्म कोई मायना नहीं रखता। दूसरी बात आ रही है हम प्रकृति पूजक हैं, हम प्रकृति मूलक हैं। और तीसरी प्रतिक्रिया आ रही है हम हिंदू नहीं हैं। और चौथी प्रतिक्रिया आ रही है हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। सनातनी का मतलब क्या हुआ? जैसा पहले से चला आ रहा है वो मान लो। तो पहले से चला क्या आ रहा है? सबके चोटी पर एक बैठा है, एक चोटी पर बैठा है, एक कंधे पर बैठा है, एक कमर में लटका हुआ है, और चौथा है पैरों में गिरा हुआ है। और आप तो हाशिए पर। क्या कहना चाहते हो, समझ गए? वर्ण व्यवस्था, वर्ण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बोला हिंदुत्व धर्म नहीं है, जीवन शैली है। और वो जीवन शैली कौन सी है? वर्ण व्यवस्था। आज की तारीख में 8वीं सामाजिक ज्ञान की किताब में पढ़ लो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में नहीं आता। और आदिवासियों के धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन सबसे अलग है। यह 8वीं किताब में लिखा हुआ है। आज की तारीख में जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है यह लिखा हुआ है। और ये सेंसस का रिकॉर्ड, ये जो मैंने अभी बताया, उसके अंदर भी लिखा है। क्या लिखा है? अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। ये लिखा है, पढ़ लीजिए। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। तो हम कहना चाहते हैं क्या हमारी कोई ट्राइबल फिलोसॉफी नहीं थी? क्या हमारी कोई ट्राइबल फिलोसॉफी नहीं थी? यदि फिलोसॉफी थी तो उसको मान्यता क्यों नहीं दिया? ये मान्यता इसलिए नहीं दिया, 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए। उसमें कहा गया है कि भारत देश का 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, वो इंडिजिनस है, अबॉरिजिनल है। जय आदिवासी। और इसके अलावा जो दूसरे देश के लोग हैं वो सारे इमिग्रेंट्स हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, जिनको हमने राक्षस कहते हैं, हमें सर भी बैठे हुए, पूछ लीजिए, गोंड राजा भी थे, पूरे देश में आदिवासियों के राजा थे। तो आप राजवंशी खून है, रॉयल ब्लड है आप, तो आज प्रजा कैसे हो गई? राजा की संतानें प्रजा कैसे हो गई? राजा की संतानें आपका मजदूर कैसे हो गई? कुछ तो हुआ है, वो इतिहास समझना पड़ेगा। ये कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, कई लोगों में हमारे
कबीलों में भी होता है कि हम लोग राजा थे अर्थात हम राजपूत हैं, अर्थात हम क्षत्रिय हैं। तो क्या राजा होने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी है? राजा होने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी है क्या? राजपूत होना जरूरी है क्या? नहीं। राजपूत और क्षत्रिय वो है जिसका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक कौन करता है? आप सब जानते हैं। कौन सी भाषा में करता है? ओके, क्लियर। तो जिन लोगों का राज्याभिषेक हुआ, जिन लोगों का उपनयन हुआ संस्कृत भाषा के अंदर और वैदिक रीति से, वो क्षत्रिय है। और जो राजे महाराजे लाखों हजार साल से गणतंत्र के तहत, एक राजतंत्र का इतिहास है, एक गणतंत्र का इतिहास, याद रखो। इसलिए मैं कहता हूं मीणा कम्युनिटी को अपना इतिहास मालव गण संघ के अंदर ढूंढना चाहिए। आपने आज तक उसको नहीं पकड़ा है। मीणा जनजाति को अपना इतिहास मालव गण संघ में ढूंढना चाहिए। और नहीं मालूम है तो भंवरलाल परमार अभी जिंदा है, मरा नहीं है, और अभी तो 45 ईयर का है, इतना जल्दी मरने वाला नहीं है। जिस दिन से सफेद दाग हुए तब से और ज्यादा तेज धार हो गई है, पहले इतनी तेज धार नहीं थी। तो मानव गण संघ में ढूंढना चाहिए। तो आदिवासी जिसको कहते हैं, इंडिजिनस पीपल की जिसको कहते हैं, एबोरिजिन जिनको कहते हैं, उन लोगों की शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था गणतंत्र की थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। और जो बाहर से लोग आए उनकी राज व्यवस्था राजतंत्र। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता है, और राजा का बेटा भी कौन सा? ज्येष्ठ बेटा। और गणतंत्र में योग्यतम व्यक्ति राजा होता है। जैसे उस समूह के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति योग्य मिल जाता है तो आपका राजपद है वो जीते जी अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। और राजतंत्र के अंदर जब तक राजा मरेगा नहीं तब तक दूसरा राजा नहीं बन सकता। गणतंत्र के अंदर जैसे ही योग्य आदमी दूसरा मिल जाता है, अपने आप राजपद है वो ट्रांसफर हो जाता है। ये बातें ट्रेनिंग में समझ में आएगी। ये चीज जिस दिन आपने समझ लिया, आपको समझ में आएगा कि आप वर्ण व्यवस्था में क्यों नहीं है। आपको एक और बात बताना चाहूंगा मैं, ये एपी सेन का जजमेंट है, ये 1971 का जजमेंट है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। हिंदुला गौंड आदिवासियों पर आया। हिंदुला गौंड्स आर नॉट हिंदूज if they are governed by the मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या है वो समझिए। they must be regarded as शूद्र। जो लोग मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से रूल्ड होते हैं, शासित होते हैं, वो शूद्र हैं। आगे सुनिए, the Gonds are not शूद्र, the Gonds are not शूद्र and are not governed by the मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। गोंड आदिवासी शूद्र नहीं है क्योंकि वे मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से गवर्न नहीं है, शासित नहीं है। आगे लिखा है, इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट गोंड्स आर नॉट हिंदूज एंड दे आर गवर्न्ड बाय कस्टम्स प्रिविलेंट इन देयर कास्ट। यह सत्य है कि गोंड हिंदू नहीं है एंड दे आर गवर्न्ड बाय कस्टम्स, क्योंकि वे किसके द्वारा शासित होते हैं? अपने कस्टम से, प्रिविलेंट इन देयर कास्ट, जो उनके समाज में चल रहा है। तो आपके समाज के अंदर जो कस्टम चल रहा है उसके द्वारा आप शासित है, इसलिए आप हिंदू नहीं है। ये जजमेंट कह रहा है। हम लोग अभी भी पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। एक तो पढ़ा लिखा होता है, एक लिखा पढ़ा होता है। पढ़ा लिखा का मतलब जानते हो? मैं लिखा पढ़ा का बता देता हूं तो पढ़ा लिखा समझ में आ जाएगा। जो लिखा हुआ है वो पढ़ा, वो लिखा पढ़ा।
अब लिखने वाला बदमाश था तो बदमाशी सीख गए, सच तो जाना ही नहीं। एक इस देश में दो प्रकार के सच है, एक वो सच है जो टीवी में बताया जाता है, समाचार पत्र में बताया जाता है, किताबों में है, मौखिक बताया जाता है, आपका परंपरा से चला हुआ आ रहा है, लोकप्रिय है, वो दूसरे लोग बताते हैं, लिखा हुआ है, वो सच है। और दूसरा वो सच है वास्तविक सच, और वो वास्तविक सच है आदिवासियों का। इसलिए आपको आदिवासियों के सच के बारे में कोशिश करनी होगी जानने के लिए, ये मैं कहना चाहूंगा। और एक बात है, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसको भी पढ़ लीजिए, इसका भी क्लोज 2 का सब क्लोज 2 जो शेड्यूल ट्राइब है उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। अब इतना सारा बता दिया, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये सारी बातें न कह करके एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि हम लोगों को ये लोग अपने पाले में लेके चले गए? तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पूर्वज राजा थे, लेकिन वो गणतंत्र के राजा थे, तो इन लोगों ने संगठित राजतंत्र के द्वारा हमारे इलाके पर कब्जा किया, हमारे राजा को मारा। आपको पता है, चांदा मीणा का उदाहरण दिया मैंने, बुंदा मीणा का उदाहरण दिया, हमारे भीलवाड़ा के राजाओं का उल्लेख नहीं बताया मैंने, वो हमारे इलाके में बताएंगे। तो उनको मारने के बाद यहाँ की प्रजा पर कब्जा किया, तो आप लोग साथ साथ रहे, साथ साथ रहने की वजह से संक्रमण हुआ, वो सांस्कृतिक संक्रमण हुआ, भाषाई संक्रमण हुआ, धार्मिक संक्रमण हुआ, राज व्यवस्था का भी संक्रमण हुआ। इस संक्रमण होने की वजह से हम लोग उनकी ओर थोड़े से चले गए। इसके बावजूद हमारे कस्टम जिंदा है, उस कस्टम को पहचानिए, उसको वापस ठीक करना है। तो उन लोगों ने हमारे खेत खलियान पर कब्जा किया, याद रखिए, हमारे खेत खलियान पर कब्जा किया, हमारे आवासीय इलाके पर कब्जा किया, हमारे चरागाह पर कब्जा किया, और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे पूजा स्थल, हमारे उपासना स्थल, हमारे धर्म स्थल, हमारे जो देवस्थानक थे उन पर भी कब्जा किया, और उसको कालांतर में उसका रूपांतरण किया, उसमें मूर्तियां बिठा दी, और वो धर्म स्थल भी हमसे छीन लिए। एक अंतिम बार ये ध्यान रखना होगा, धर्म स्थल पर कब्जा किया, लेकिन हमारे पूर्वज जब इस धरती पर रहा करते थे, उन्होंने किसी इंसान को हटा करके, किसी इंसान को खड़ा करके अपनी बस्ती नहीं बसाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना। हम जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने किसी को हटा करके अपनी बस्ती नहीं बसाई थी, लेकिन दूसरे लोगों ने आदिवासियों को हटा करके अपनी बस्ती बसाई। कहना चाह रहा था कि हमारे पूर्वजों ने जो जमीन हासिल की, वो प्रकृति से हासिल की, जंगल से हासिल की, पहाड़ से हासिल की, किसी भी इंसानी बस्ती को खड़ा करके हमारे पूर्वजों ने बस्ती नहीं बसाई। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो धर्म स्थल बनाया, वो वहां पर पूजा हमारे पूर्वजों ने अपनी बोली में किया था, अपनी पूजा विधि से किया था। इसलिए वो जमीन हमारे पूर्वजों ने सिद्ध की थी, वो हमारे पूर्वजों ने जो जमीन सिद्ध की थी, वहां दूसरे लोगों ने मंदिर बनाया, मूर्ति लगाई, लेकिन वो जमीन हमारे पूर्वजों ने सिद्ध की थी, इसलिए उसमें आज भी सत्य छिपा हुआ है। ये बात हमें जाननी होगी। अगला एपिसोड नेक्स्ट मिलेंगे तब। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। थोड़ी मिर्ची लग सकती है, खारा दूरा हो सकता है, लेकिन आदिवासी ऐसा ही होता है। ठीक है, माफ करना मेरे भाइयों। हाँ, अभी हम लोग एक ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन बना रहे हैं। अभी हम लोग रजिस्टर्ड हो रहा है ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन।
वो इस जन जागरण का संरक्षक होगा और उसको बकायदा हम ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग के द्वारा जो व्यक्ति समाज के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे और सरकार के सामने नहीं डरेंगे। मैं 3-4 बार एपीओ हो चुका हूं, एक बार निलंबित हो चुका हूं, फिर भी डरता नहीं हूं। इस तरीके के लोग हैं, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। इतनी बात कह करके समाप्त करता हूं। जय आदिवासी। कुछ खारा तुरा हो गया और माफ करना। जय जवान। करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।